प्रोफेसर वी उपाध्याय जी हैं, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, और इसके अलावा सुनील भार्गव बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी राजस्थान पर। और मेरे एक सहयोगी आपको शाकिर अली कोटा में मौजूद है, नजर आएंगे। आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन पहले शाकिर के पास लिए चलते हैं दर्शकों को। शाकिर, कोटा कोचिंग सिटी, शिक्षा नगरी से कहा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है यहाँ की युवाओं की उम्मीदें इस बार के बजट से, इनकी बातचीत करिए। जी बिल्कुल, कोटा को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि देश भर का बच्चा भी यहाँ पर आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आता है। मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं, शिक्षाविद भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और स्टूडेंट भी है। जी मैडम, किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से इस बार? एक महिला होने के नाते और चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते मैं हमारी माननीय वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना होगी, क्योंकि जाते जाते हमारी वित्त मंत्री मैडम, मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को बहुत कुछ देकर जाएं। जैसे कि जितने भी टेंडर्स आते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि महिलाओं के लिए उसमें एक रिजर्वेशन सा हो कि ये टेंडर महिलाओं को ही मिलेगा। महिला चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि आज भी महिला चार्टेड अकाउंटेंट के लिए बहुत कम आगे बढ़ने का स्कोप है। तो कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम रिजर्व किए जाए या मौका दिया जाए जो महिला चार्टेड अकाउंटेंट्स ही कर सकती हैं, या उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। इसी के साथ, क्योंकि सारा बजट महिलाओं के हाथ में होता है, चाहे घर का हो, देश का भी महिला के हाथ में ही है, तो महिलाओं को उतना स्पेस दिया जाएगा, उतनी फ्रीडम दी जाएगी कि वो आगे बढ़ चढ़कर और आगे आए और फाइनेंशियल मजबूती में भी देश में साथ दे सके। जी जी, टैक्स को लेकर भी कुछ उम्मीद की जा रही है कि राहत देगी सरकार। देखिए साहब, ये जैसा कि हमें पता है कि इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट आएगा जुलाई में। तो इंटरिम बजट में ये होता है कि कोई नई योजनाएं नहीं चलाती सरकार। जो सरकार के काम हैं नए सरकार बनने तक, वहां तक के लिए वो बजट दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए इस बजट से, लेकिन साथ ही साथ ये एक चुनावी बजट भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रलोभन भी दे सकती है, कुछ टैक्स में रियायतें दे सकती है, या कुछ कटौतियों को बढ़ा सकती है सरकार, जिससे कि एक आम जन को फायदा मिले। खास तौर पे अगर हम देखें तो जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको मुझे लगता है कि कुछ विशेष रियायतें सरकार को देनी चाहिए। और चूंकि आप देखेंगे हमारा जो भारत है, भारत के आसपास जितने भी देश हैं, सब में कितनी गंभीर समस्याएं हैं, उसके बाद भी हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो शाकिर, आपके पीछे कुछ कि मुझे आगे लगता है के समय में स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बातचीत करिए, वो क्या चाहते हैं। या मेडिकल सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए इस बजट। जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप स्टूडेंट है, सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। बजट स्टूडेंट्स जो है उन पर 18% जीएसटी भी कोचिंग स्टूडेंट्स पर रखती, लगता है आपको कुछ उम्मीदें हैं? जैसे पिछले साल और इन बहुत सारे सालों से बहुत सारे पूरे राजस्थान और इंडिया पूरे उसमें तो कॉमर्स बड़ा वो होता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। जैसे कोटा में भी नीट और आईआईटी को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, तो उससे हम ये गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि इस बजट से ऐसा कुछ इंक्रीमेंट है और उससे वो है कि कॉमर्स को भी आगे, जैसे थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो उससे आगे हो, कॉमर्स जो है उसको भी जो है बढ़ावा मिले। और भी लोग हैं मेरे साथ। जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हड़ौती कृषि प्रधान इलाका भी है, कृषि आधारित जो है जो उद्योग है उसके लिए भी बात कही जाती है, और भी कोचिंग स्टूडेंट्स भी आते हैं। कितनी राहत मिल सकती है इस बजट से? कोटा को पहले औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। आज की तारीख में यहाँ पर उद्योग लगभग समाप्त से हो गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कोटा के अंदर सर्वप्रथम उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो साधन चाहिए वो कोटा में उपलब्ध हैं। और कोटा को एक नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं। और कोटा जो कि स्टूडेंट नगरी मानी गई है, तो उसके अंदर जो जीएसटी लग रहा है कोचिंग के ऊपर, वो जीएसटी को हटाकर, और जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए, ताकि फीस में रियायत हो, और कोटा आगे आईआईटी और नीट के अंदर जो अच्छा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए आगे बढ़ावा दिया जाता है। और कोटा में पर्यटन की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। पर्यटन की भी संभावना है। नंदवा जी, सुरक्षा को लेकर भी बात होती है, निर्भया जो कोष है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सुरक्षा पे तो करनी चाहिए, देश की सुरक्षा ही मेन है। उस पर जितना बजट जाता है तो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा होता है। एक किसानों के लिए मैं चाहता हूँ, किसानों के लिए एक डीजल पे हमेशा इनको टैक्स कम करना चाहिए। डीजल की रेट कम होने से अमूमन गरीब जो कृषि प्रधान देश है उनको फायदा होगा।
यहाँ ट्रैफिक पर में राहत जैसे देने आज के लिए ट्रैफिक बात यहाँ पर कर रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ इस बार बजट में होना चाहिए। ठीक है शाकिर अली, बने रहिए, आपका रुख करूंगे। इस बीच हमारे दोनों मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले सुनील भार्गव जी बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सुनील जी, आपसे समझना चाहूंगी रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। और इसके अलावा गरीब तबके की अगर बात कर ली जाए तो गरीब तबके के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, अपन जब ये बातचीत कर रहे हैं तो उससे पहले ये जाने कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आपने गरीबों का विषय उठाया जी। तो मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में 24 करोड़ 80 लाख गरीब समर्थ बने हैं। 83.35% लोग जो है वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आए हैं। गरीबी का अनुपात 11% से गिरा है। बहुआयामी गरीब जो हैं वो जो 29% हुआ करते थे वो घटकर अब 11% रह गए हैं। 50 करोड़ से भी अधिक लोगों को जनधन खाते खुले हैं। 9 करोड़ घरों तक जल जीवन मिशन में नल से जल समृद्धि की दर 12% से बढ़ रही है। गरीब, मैंने आपको बताया कि लगभग 25 करोड़ गरीब समर्थ हुए हैं। तो पहली चीज ये है कि हम कहां थे, कहां आए। देश जो है, ये आर्थिक सर्वेक्षण भी बता रहा है कि पिछला दशक एक ट्रांसफॉर्मेशन का था। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हम 10वें नंबर पर थे 2014 में, आज 5वें नंबर पर है। और इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3 वर्षों में हो जाएंगे और 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी है। घरेलू बाजार जो है वो आज एकीकरण हो गया है जीएसटी के कारण। एमएसएमई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश लगभग 4 वर्ष तक लगातार 7% की दर से वृद्धि कर रहा है और इसी कारण आज भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन हो गई है। तो हम आज जिस उसकी बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, लगातार कृषि में विकास के लिए काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेंडिंग अगर हम देखें तो 2014-15 में जहां ये 5.6 लाख करोड़ रुपीस थी, वो लाख करोड़ लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो बढ़त है देश की, ये बढ़त आज एक उम्मीद का बजट लेके आएगी। यानी आज लोगों को उम्मीद है। और विशेष रूप से मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने देश को 4 जातियों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि देश में 4 जाति हैं और मेरे सारे वित्तीय अनुशासन का फोकस इन 4 जातियों पर है। और 4 जाति कौन सी हैं? महिला, किसान, युवा और गरीब। देश के स्तंभ हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी 4 बड़ी जातियां कहते हैं, जिनका वेलफेयर करना ही उन्होंने अपना इस सरकार का ध्येय माना। मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा। पहली बार देश का कृषि बजट जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा, पहली बार। ठीक है। सुरक्षा के बजट में भी वृद्धि होने की बहुत बड़ी संभावना लग रही है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है ये इसी बात से लगता है कि हमारा विदेशी कर्जा घटकर हमारे जीडीपी का 2% से भी कम हो गया है। हमारा चालू खाते का जो डेफिसिट है वो आज तक के इतिहास में सबसे कम, जीडीपी के 1% से भी कम ये हो गया है। वस्तु का व्यापार बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में 5% की दर से वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद भी जो है ना लगातार बढ़ रहा है। तो आज जिस तरह की स्थिति देश में बनी है, मैं समझता हूं कि देश के लोगों को बड़ी उम्मीद है इस बजट से। और उम्मीद इस बात की भी है कि कुछ राहत भी मिले और इंफ्रा स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर स्पेंडिंग लगातार बढ़ती चली जाए। जहां तक मध्यम वर्ग का सवाल है, मैं समझता हूं कि टीडीएस और टीसीएस इन 2 में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स
में भी कुछ सरलता और दरों में कुछ कमी की बात हो सकती है। और बहुत बड़ा काम एक होने का है जो लगता है कि पेट्रोल और डीजल और गैस इन ठीक है। तीनों पर सेंट्रल एक्साइज की दर घटाने का काम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि किसान कल्याण कोष और किसान कल्याण निधि ठीक है वो भी सर, इस पे जवाब ले लेती हूँ मैं। प्रोफेसर वी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय सर, आपसे समझना चाहूंगा, जो आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं सुनील भार्गव सर की ओर से कि जो गरीबी का जो रेशो है वो इस बार घटा है, आपके अनुसार क्या ऐसा है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? और बात कर ली जाए महंगाई दर की, तो यहाँ पर हमें ग्राफ चला रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए कि साल 2016 में जो महंगाई दर थी सबसे कम थी और आते आते वो यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है। उसे स्थिर रखने के लिए या फिर कम करने के लिए क्या कुछ हो इस बार के बजट में? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, गरीबी के आंकड़ों का, तो दरअसल में जो हम बात कर रहे हैं कि 25 करोड़ लोग ऊपर चले गए हैं, वो गरीबी के बारे में नहीं है। उसका नाम पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता। नाम में पॉवर्टी का कोई मेजरमेंट नहीं है। पॉवर्टी हम किसको कहते हैं? पॉवर्टी मेजर करने के लिए हमें इनकम देखनी पड़ती है, कंजम्पशन देखनी पड़ती है, पर ये जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो इसमें ऐसा कोई भी मेजर नहीं है। ये बाहर का एक मेजर है, ऑक्सफोर्ड यूके का, उसमें 10 इंडिकेटर्स लेते हैं। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एनरोलमेंट वगैरह होता है, या आपका मकान कैसा है, बिजली मिलती है कि नहीं। ये बेसिकली अंग्रेजी में एक वर्ड एक्चुअली वो यूज़ करते हैं, डेप्रीवेशन, कि डेप्रीवेशन कितना है। तो इसका नाम कायदे से डेप्रीवेशन इंडेक्स होना चाहिए था, इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। दरअसल में हमने गरीबी के बारे में जो हमारे पास आंकड़े थे, तो 2011 के बाद में कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास में सरकारी तौर पर। जो कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे के बेसिस पे हम मेजर करते थे, तो 2017 में एक बार आंकड़ा आया था, लेकिन सरकार ने वो आंकड़ा वापस ले लिया। तो इस तरह से आप सोच लिए कि 12 साल हो गए हमारे पास में ना तो कोई पॉवर्टी की डेफिनेशन है, नहीं। आपको याद होगा कि 10-12 साल पहले हम बहुत डिबेट करते थे टीवी पर, 50 रुपये होना चाहिए पर डे, 30 रुपीज़ होना चाहिए। तो वो पुरानी डिबेट हो गई, 10-12 साल पुरानी डिबेट हो गई। तो आज अगर आप इन्फ्लेशन से उसे थोड़ा एडजस्ट भी करना चाहोगे तो 100 रुपये कम से कम पर डे के हिसाब से। लेकिन चूंकि हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है उसमें पॉवर्टी का कोई मेजरमेंट नहीं है, खाली नाम पॉवर्टी जरूर है। इसी तरह से एक्चुअली डेटा की बहुत कमी है हमारे पास में। हमारा पास जो सेंसस का डेटा आ जाना चाहिए, कोरोना के पीरियड में हम मान सकते हैं कि सेंसस नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी अब तो दो साल निकल गए हैं, तो अभी भी नहीं है। और आप अब देख लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे सरकार को लाना था एक दिन पहले, अब वो भी नहीं लाए हैं। आप ये कह सकते हो कि इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट का मतलब है कि भाई पूरे साल का बजट नहीं दिया जा सकता है। वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि मई के बाद में नई सरकार आएगी तो नया बजट लाएगी। लेकिन सर्वे तो पिछले साल का काम बताता है, तो सर्वे क्यों रोका गया है? तो सरकार का डेटा नहीं देना, डेटा छुपाना, और नया डेटा नहीं है हमारे पास में। 10-10 साल हो गए हैं, 12-12 साल हो गए हैं प्रॉपर डेटा को। तो आप फिर कुछ भी बोल सकते हो, आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हो, अब उसके बारे में चाहे वो उसको मैच भी करता है पॉवर्टी से, नहीं भी मैच करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एक समस्या है हमारे यहाँ पर कि डेटा की बहुत कमी है। और जो डेटा दिया जा सकता था, भाई सर्वे क्यों नहीं लाया गया? वो तो लाया जा सकता था ना, वो तो पिछले साल के बारे में है, वो आगे आने वाले साल के बारे में थोड़ी है। तो वो क्यों नहीं लाया गया? तो उससे क्यों ऐसा छुपाया जा रहा है? तो ये सारी बातें हैं। अब बात सरकार की तरफ से की जाती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। अब भाई 23-24 में होना था, तो वो तो अभी 4 भी नहीं हुआ। अभी तो जैसे जो लेटेस्ट आंकड़े आज थोड़े बहुत आएंगे, तो वो तो 3.7 ट्रिलियन के आसपास का जो आंकड़ा है, मतलब हमारे मार्च तक का जो साल चलेगी उसका है। तो कभी न कभी तो 5 ट्रिलियन हो ही जानी है। तो 3-4 साल में अगर हम कह, भाई शुरू में यह आइडिया था कि 5 साल में, जब वो शुरू में बोला गया था तो वो 3 के करीब था, वो 5 होना था, वो तो 4 भी नहीं हुआ है। अब कभी न कभी तो हो ही जाएगा। आप मान लो 6% की रेट से भी ग्रो कर रहे हो। एक और समस्या एक्चुअली हमारे सामने बहुत बड़ी आ रही है कि अब जो चूंकि आंकड़ों की इतनी कमी है, तो
पहले हम चीन के बारे में बोलते थे कि वो आंकड़े देते हैं कि उन पर आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। अब ऐसी हालत कुछ हमारे यहाँ भी हो रही है, आंकड़ा नहीं है और जो आंकड़ा है उस पर भी आप कितना रिलाई कर सकते ठीक है हो। सर, ये तो आंकड़ों की बात रही है। उपाध्याय सर, महंगाई दर को कैसे कम किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ हो? नहीं, महंगाई तो अब 5-6% है, जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो हमारी होलसेल की प्राइस इंडेक्स होता है उसमें तो काफ़ी नेगेटिव सा भी चल रहा है। तो आज की तारीख में 5-6% हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। और महंगाई का असर सब पे बराबर नहीं होता। कुछ गरीब लोगों पे अलग होता है, अमीर लोगों पे अलग होता है। लेकिन महंगाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ ऐसा कर सकती हो महंगाई कम करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई के कंट्रोल के अंदर वाली बात हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी बहुत कम हो रहा है। तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो और क्या करोगे। सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल तो उसकी राहत भी थोड़ी कमज़ोर लगती है। तो मेन इश्यू जो हमें देखते हैं वो बेरोजगारी का होता है या गरीबी का, इस तरह के होते हैं। तो 6%, मान लो आप ये भी कह सकते हो कि भाई पिछले 10 साल में हमारी इकोनॉमी की रेट ऑफ ग्रोथ 6% थी। अब हो सकता है 6% से भी नीचे हो, एवरेज के हिसाब से 5.8 है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन उसका फ़ायदा सबको नहीं मिल रहा है। 50% लोगों को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इनकी तो हो सकता है कि हालत एक्चुअली पिछले काफ़ी 8-10 सालों में के मुकाबले में भी नीचे गई हो। एक तबका है जो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो वो शो करता है कि आपकी ओवरऑल जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा दिखने लग जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबका विकास हो रहा हो। ठीक है, इस तो पे मैं ये जवाब सारे ले लेती समस्या। हूँ, जवाब ले लेती हूँ सुनील सर से। सुनील सर, आप इस पे जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रही हूँ और उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में आय के बंटवारे में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। और चिंता की बात यह है कि बीते 20 साल में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता का दायरा भी तेजी से बढ़ा है। और ये रिपोर्ट है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। देखिए, दो बातें बहुत उभर कर आ रही हैं। उपाध्याय जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर की बात है, उसमें तो कहीं विवाद है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर जो 5,60,000 करोड़ के करीब हुआ करता था, वो अब बढ़कर 18,60,000 करोड़ हो गया है, यानी एक बहुत तीव्र गति से। और हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने अपने जो अभिभाषण में भी कहा था कि देश में सड़कों का विस्तार जिस गति से बढ़ रहा है, 90 लाख किलोमीटर जो सड़कें हुआ करती थी वो पिछले 4-5 वर्षों में बढ़कर 1,46,00,000 किलोमीटर हो गई। यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज एयरपोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आज जो जल से सामान को ढोने की जो बात है, ये इसमें इतनी वृद्धि हुई है कि देश को एक नई दिशा और एक प्रगतिशील देश की ओर ले जाने की जो गति है, वो स्पीड और स्केल दोनों फिनोमिनल बढ़ी है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उपाध्याय जी जब ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो कम हुई है। मैं समझता हूँ दूसरी बात जो थी, महंगाई पे उन्होंने ठीक बोला। महंगाई की दर जो है वो खुदरा महंगाई 5% से नीचे है। और हम देख रहे हैं कि कोविड में किस तरह से बेतहाशा महंगाई। सर, आपका माइक म्यूट हो गया है क्या? ठीक है सुनील सर, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है। मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू आया। आपका रुको करूंगी, बात अपनी पूरी कीजिएगा। शाकिर के पास हम लिए चलते हैं, कोटा में मौजूद हैं। शाकिर, स्टूडेंट आपके साथ मौजूद हैं, इनसे आप संक्षेप में जानकारी लीजिए और पूछिए, क्योंकि लगातार हमने कोटा में किस तरीके से सुसाइड के छात्रों के मामले सामने आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी इंस्टीट्यूशंस के सामने आई है। तो इसे किस रूप में यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें किस रूप में सुधार ये चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन भी जारी की है, तो जाहिर तौर पर कोचिंग संस्थानों को गाइडलाइन भी माननी पड़ेगी। लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं जिस तरह से गाइडलाइन आई है, और बजट में क्या उम्मीदें हो सकती है? जी, कोटा कोचिंग सिटी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं,
कई बार जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। अभी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, तो क्या बच्चों को लेकर के सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है इस बजट में? हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं होता, बच्चा फ्रीली उसकी जो पसंद की जो स्ट्रीम होती है वो पसंद उसी स्ट्रीम में आगे प्रैक्टिस करके बढ़कर वो अपना करियर बनाता है। तो वैसा ही हमारे यहाँ भी एजुकेशन में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इतना दबाव और इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चे को खुलकर उसकी स्ट्रीम चूज़ कर उसमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। जी, आप भी कोचिंग संचालक हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और अब आज बजट भी पेश हो रहा है, सरकार गंभीर है इस बात को लेकर के कोटा में जिस तरह के मामले हुए? मुझे लगता है कि हमारी जो एंट्रेंस की प्रक्रिया है इसे थोड़ा सा सरल बनाना चाहिए, थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए। मेरा ऐसा उम्मीद है इस बजट से शायद एक सिस्टम में सुधार करने की माननीय वित्त मंत्री जी पहल करें कि एंट्रेंस 12th के साथ ना हो के एक गैप के बाद हो, ताकि बच्चे के ऊपर 12वीं और एंट्रेंस का एक साथ प्रेशर ना हो और उसे सफिशिएंट टाइम मिले अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का। तो अपने आप ही उसका थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, एक ही लोड उसके ऊपर रहेगा कि उसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमने देखा कोरोना का पीरियड जब आया और किस तरीके से हिंदुस्तान वासियों ने, सरकार ने डटकर इसका मुकाबला किया। निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया गया है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसमें देखा था कि शिथिलता सामने आई थी, कई तरह की लचर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के सेक्टर में हमने देखी थी। उसमें किस रूप में अब सुधार होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस हुए हैं, हॉस्पिटल्स हुए हैं, हर जिले में हॉस्पिटल देने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ है देश की सारी व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं को। आज जिस प्रकार से गरीबों को फ्री सेवा दी जा रही है 5 लाख तक की, यानी ऐसे अनेक विषय हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिस तरह से कोविड के समय में काम हुआ, हमने वैक्सीन दी, दुनिया को वैक्सीन दी, दुनिया के 143 देशों को वैक्सीन दी, न केवल भारतवासियों को, सारे देश में हमने वैक्सीनेशन किया। 3 करोड़ से अधिक, 300 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करा हमने, इतने वैक्सीनेशन किए गए। और उसी का कारण है कि आज हमारा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से दुनिया में अपना एक स्थान बना रहा है। हम लोग फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया को दवाइयां बनाकर दे रहे हैं। जो कुछ भी पिछले 60-70 वर्षों में हुआ, उसको ठीक करने में समय लगता है और अभी भी बहुत रास्ता पार करना है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। जल संकट एक स्थायी संकट है। किस तरह से सिंचाई का प्रबंधन हो, आपने देखा होगा कि नई सरकार राजस्थान में बनते ही सबसे पहले ERCP का प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करवाया गया और उस प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र सरकार से ली गई। यानी प्राथमिकताएं जो सरकार की होनी चाहिए कि जल किस तरह से पहुंचे, पीने का पानी भी और सिंचाई का पानी भी। तो कृषि क्षेत्र में मुझे लगता है कि कम से कम 40% की वृद्धि होगी और 2 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। और फसल बीमा में भी कुछ विस्तार होगा, उसकी कवरेज बढ़ेगी, उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। MSP में वस्तुएं भी बढ़े और MSP भी बढ़े, ये भी मेरे ख्याल से इस बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं। किसानों की एक बड़ी समस्या भूमि, बीज और खाद की है। तो ये सरकार जिस प्रकार से जैविक खाद किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है, ऐसी खाद जो खुद गांव में पैदा और समस्या पर भी इस सरकार का ध्यान रहेगा। जहां तक उद्योगों की बात है, आज हमने निवेश पर सब्सिडी के स्थान पर उत्पादन पर सब्सिडी, इसको बढ़ावा दिया है। और आप देखिए
ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके कारण से 95,000 करोड़ का नया निवेश आया है। तो निवेश पर जो पहले दिया करते थे कि भाई अगर आप निवेश करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अब ये किया है कि भाई निवेश बढ़े, आप उत्पादन करेंगे तो सब्सिडी आपको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। और यही कारण है कि 7.8 लाख करोड़ का उत्पादन इस देश में बढ़ा है। तो अगर हम दिशा ठीक है और गति भी ठीक है और स्पीड हमारी अगर अच्छी है, तो हम आज दुनिया की स्केल पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। केवल भारत जो है वो अपने देश की आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं करेगा, दुनिया भर में। आज देखिए हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ईवी के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा स्थान है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हम पहले नहीं थे। आज सेमीकंडक्टर्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं, चाइना में जब से रुका उसके बाद में हिंदुस्तान में बनना चालू हुआ। और अगर सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ तीव्र गति से बढ़ेगी तो दुनिया भर में हम इसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो आज जिस तरह से देश बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि ये बजट तो एक छोटा पड़ाव है, पर यह भी संभव हो सकता है कि छोटे बजट में कोई बड़ा धमाका हो। तो मैं अभी उम्मीद करना चाहूंगा, क्योंकि अब 25 मिनट से कम का समय बचा है जी। उसकी सीमाएं हैं, पर धमाका हो सकता है। मैं समझता हूं अभी कुछ धमाका बातों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इस धमाके का इंतजार करना होगा सुनील सर, जैसा कि आप बता रहे हैं करीब 25 मिनट रह चले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच उपाध्याय सर भी बने हुए हैं। उपाध्याय सर, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है सुनील भार्गव सर की ओर से, इस पर आप क्या कहेंगे? और यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना ये चाहूंगी, किसानों की लगातार बात कर रहे हैं सुनील सर, किसानों के लिए क्या हो? यहाँ पर लोन की बात कर रहे हैं, एक इसका प्रारूप हम ये भी देख सकते हैं उपाध्याय सर की, किसान लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता यह है कि कई किसान तो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारी फसल अच्छी हुई है, तमाम चीजें अच्छी हुई हैं, लोन वो चुका देते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे सामने आए कि किसान लोन नहीं चुका पाए और उसके बाद होता ये कि वो सुसाइड कर लेते हैं। देखो, मतलब थोड़ा चीज़ों को सही समझने की जरूरत होती है। जैसे हम मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया हो या बहुत तरह तरह की, या PLI हो, उस तरह से कि मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल जो हमारा GDP होता है तो उसमें शेयर बढ़े। तो शेयर बढ़ने वाली बात आती है, कहा जाता है कि भाई हम कई सालों से कि 25% हम शेयर वहाँ पर पहुँचा देंगे। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर उल्टा कम होता जा रहा है। अब ये 15% से भी नीचे है, एक्चुअली 13% के आसपास है। वही हालत यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की है कि कितना जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो पा रहा है। अब हम ठीक है बात कर रहे हैं कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन बहुत थोड़ा सा होता है। हम माल लाते हैं, थोड़ा सा असेंबलिंग करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई जो को PLI स्कीम गलत है उसको हम छोड़ देना चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे, देखना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, कुछ साल का कि हो सकता है कुछ साल में चीज़ें सुधरें। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिलता कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट तो थोड़ा ठीक कर रहा है, और उसी के कारण एक्चुअली हम थोड़ा सा बचे हुए हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको बोला जाता है, तो वो हमारा कम इसलिए है कि सर्विस एक्सपोर्ट बढ़े हैं। लेकिन जिसको हम जो फिजिकल गुड्स का जो ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज, तो वो एक्चुअली ज़्यादा नहीं बढ़ता, हम बहुत पीछे रह जाते हैं उसमें। आप कंपेयर कर लीजिए, मान लो बांग्लादेश से कंपेयर कीजिए, आप वियतनाम से कंपेयर, तो ये कंट्रीज भी टेक्सटाइल वगैरह में हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उभार आ रहा है। वहाँ पर हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाए। तो ओवरऑल जो मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, तो वो तो हमारा बाकायदा बना हुआ है काफ़ी हाई। लेकिन चूंकि सर्विसेज हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हमारा बचाव हो जाता है। और दूसरा बचाव हमारा इस तरह से होता है कि रेमिटेंसेज आ जाती हैं बाहर से, तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक आ जाते हैं। तो इसके कारण ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उतना बड़ा
हमें असर नहीं पड़ता। हमारा जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं तो वो भी ठीक ठाक है, 600 बिलियन के डॉलर के आसपास। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा उसका लेवल इस तरह से तो ठीक है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है। जो ओवरऑल शेयर मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे मैंने बताया, उल्टा कमी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। लोग शहरों को छोड़ के कोरोना के बाद में ये स्थिति पैदा हुई कि गांवों की तरफ गए हैं, तो गांव में जैसा भी रहना, जो भी कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उस तरह से लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन 50-60% लोगों की हालत अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो शायद खराब ही हुई है। अब इकॉनमी बढ़ गई है, सब कुछ है, लेकिन वो तो डिस्पैरिटी एक्चुअली हमें दिखाता है कि अगर 20-30% लोगों की इनकम बहुत तेज़ी से बढ़े तो वो भी ओवरऑल एवरेज सेंस में हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको फ़ायदा हो रहा है, खासतौर से 50-60% को फ़ायदे की तो बात छोड़ो, उनकी तो जो हालत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई इस बीच में एक्चुअली 10 साल के पीरियड में। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोरोना हुआ, लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी नई लड़ाई चल रही है ना, इजराइल वाली। तो पेट्रोल वगैरह का भी हम कह नहीं सकते एक्चुअली क्या इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा, $80 पर बैरल के आसपास। अच्छा उपाध्याय सर, एक मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ बात, टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ली जाए तो टेक्नोलॉजी में भी हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तरक्की भी कर रहा है, और अब तो AI भी मार्केट में आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी होता है। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या बदलाव करने की जरूरत है? जैसे कि मैंने AI का यहाँ पर जिक्र किया, AI का लोग अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन बुरा इस्तेमाल भी इसका हो रहा है, हम देख रहे हैं कि स्कैम हो रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप जैसा खुद ही कह रही हैं कि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। अब AI का खतरा तो हमारे ये लिए नहीं, सारी दुनिया भर में AI का खतरा आ रहा है कि भाई जॉब्स को क्या हो गया। अल्टीमेटली बहुत सारे जॉब्स हैं, तो ऑलमोस्ट 80-90% जॉब्स ऐसे होते हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं, जिसमें रिपीटिशन होता है। तो ठीक है, कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, ये सारी दुनिया में ही हुआ है। कोरोना के पीरियड में भी अमेरिका का भी देख लो, हमारे यहाँ भी देख लो, कंपनियों के स्टॉक मार्केट देख लो, स्टॉक मार्केट बढ़े, तो एक सेक्शन को तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ ही है। तो अपर मिडिल क्लास कह लो, जिनका इस तरह की इनकम है, या सरकारी सैलरीज भी ठीक ठाक हैं, बड़ी हैं मान लो, तो एक वो सेक्शन भी आप उसमें लगा सकते हो। तो AI का हो या किसी चीज़ का फ़ायदा है, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर 10-20%, 30% लोगों को ठीक है बहुत फ़ायदा होगा। आज की तारीख में आप जॉब सिक्योरिटी की बात देखो तो IT में जो लोग हैं वो तो ठीक ठाक फील कर रहे हैं, लेकिन बाकी जॉब्स क्या हैं? बाकी तो ये जो डिलीवरी वाला सिस्टम है, या चौकीदार हैं, या ड्राइवर हैं, अब यही ऐसे ही जॉब होते हैं जिसमें 10-12 हज़ार रुपये कमाना भी महीने का बहुत मुश्किल की बात होती है। तो अगर हम, अब चूंकि आंकड़े नहीं हैं हमारे पास, डिस्पैरिटी के आंकड़े बहुत आ नहीं पाते हैं, इनकम का कोई आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन अभी जैसे कुछ सर्वे हुआ है एक्चुअली, प्राइस का कुछ जो सर्वे, अब आपको प्राइवेट सोर्सेज की तरफ ही जाना पड़ता है, तो वो आंकड़े बताते हैं कि भी पिछले 2016 के मुकाबले में जो लोएस्ट 20% हैं तो उनकी तो आमदनी कम हुई है, 10-12% कम हुई है इतने सालों के अंदर। आप सोचिए 6-7-8 साल के अंदर में, और जो अगला जो 20% है वो करीब करीब बराबर सा है। तो वृद्धि कहाँ हुई है? वृद्धि तो टॉप 20% में ही हुई है, और टॉप 20% में इतनी वृद्धि हुई है कि आपका ओवरऑल जो एवरेज है तो वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो वही दिखता है कि 20% का बहुत फ़ायदा होता है। डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है हमारी कंट्री में और बढ़ती जा रही है, तो वहाँ आप उसको कह सकते हो भी देखो हमारी इकोनॉमी तो इतनी बड़ी हो गई, तीसरी नंबर पे पहुंच जाएगी। का ही फायदा होता हुआ नजर आया है, उपाध्याय सर ये कह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए तो भार्गव सर आपसे समझना चाहूंगे, फिर शाकिर अली के पास ले चलेंगे दर्शकों को। भार्गव सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें की जा सकती हैं? और अब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति अमूमन हर किसी के पास मोबाइल है, हर इंसान मोबाइल रख रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कीपैड वाला फ़ोन हो, लेकिन फ़ोन हर किसी के पास है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो क्या इसमें किसी तरह की कोई राहत दी जा सकती है, खास तौर पर गरीब तबके को? देखिए, कहाँ राहत होगी, कहाँ टैक्स कलेक्शन के उपाय होंगे, ये तो अब हम 15 मिनट के अंदर ही जान जाएंगे। पर मैं उपाध्याय जी की दो बातों पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों का। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है। मैं समझता हूं भारत आज दुनिया का सबसे यंग देश है।
भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, और इसलिए भारत अगर तेजी से वृद्धि करेगा और विश्व व्यापार में अपना स्थान बनाएगा, 2014 के पहले विश्व व्यापार में हमारा 1% कंट्रीब्यूशन था, जो बढ़कर आज 4.5% हो गया है। तो हुआ इसलिए है कि सेवा क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज भी हमारी जीएसडीपी का 60% सेवा क्षेत्र का हो रहा है। अगर 60% सेवा क्षेत्र का है, तो हम अगर ये बात करें कि भाई कृषि का 16 रह गया है या मैन्युफैक्चरिंग, तो आज मैन्युफैक्चरिंग में किस दिशा में जा रहे हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन तो है, आज तक हमने रिसर्च पर खर्चा नहीं किया, पर अगर अटल इनोवेशन मिशन देखा जाए तो आज 10,000 स्कूल लेवल पर रिसर्च लेबोरेटरीज बनी है। यानी स्टार्ट अर्ली फॉर द रिसर्च, वो एक माइंडसेट जो बनाना है देश में कि अधिक से अधिक रिसर्च पर काम हो। एआई के ऊपर एक नया विधेयक भी आने वाला है। एआई के फायदे भी है, नुकसान भी है। आज बहुत सारे काम एआई से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन डीप फेक से कितने नुकसान हैं इसका भी अंदाजा लगाना, और इसको पूरी दुनिया मिलकर रोकेगी। मैं समझता हूं कि ये बातें भी ध्यान रहें तो हम एक सही विश्लेषण कर सकेंगे। अनेक स्कीम्स चल रही हैं और वो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, तो उसमें चाहे किसान ऊर्जा योजना हो, तो नया 4,766 मेगावाट सोलर पावर ऐड हुआ है। किसान सम्मान निधि आप जानते हैं 11.27 करोड़ परिवारों को संबल मिला है। मुद्रा योजना में 43.57 करोड़ लोगों को लोन मिले हैं। आवास योजना में, ग्रामीण आवास में लगभग 3 करोड़ और शहरी आवास में लगभग 1.25 करोड़ शहरी ये आवास दिए गए हैं। ग्राम सड़क योजना बहुत तेज गति से बढ़ रही है, 7.5 लाख किलोमीटर की नई सड़कें बनी है। तो ये सारा जो है, उज्ज्वला योजना जो है, ये देश भर में एक बहुत बड़ी सफलता है। लगभग 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए गए हैं। अब तो सिलेंडर भी 450 रुपए में मिल रहा है। स्टार्टअप में देश बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी है, 1 लाख स्टार्टअप है भारत में आज रजिस्टर्ड। यूनिकॉर्न बनाने की, यूनिकॉर्न यानी जो $1 मिलियन क्रॉस कर ले जिनकी वैल्यू, अगर वो दुनिया में सर्वाधिक है, तो हम क्या चिंता कर रहे हैं? हमको चिंता ये करनी है कि हमारा अनुशासन, वित्तीय अनुशासन बढ़े और उस अनुशासन के आधार पर डिस्पैरिटी घटे, गरीबी घटे और देश तेजी से विकास करे। भारत बनाए, दुनिया के लिए बनाए, भारत बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए, भारत बनाए, तीव्र गति से बनाए, भारत बनाए पूरी दुनिया के पोषण के लिए, जिस तरह से हमने वैक्सीनेशन पूरी दुनिया को दिया। ठीक है, तमाम महत्वपूर्ण पहलू भार्गव सर आपने यहाँ पर रखे। उपाध्याय सर आप भी लगातार बने रहिए। शाकिर अली का भी रुख करेंगे यहाँ पर। मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी न्यूज रूम से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले शाकिर के पास ले चलते हैं, कोटा में मौजूद हैं। शाकिर, हमने देखा था पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं और आरपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े किए गए स्टूडेंट की ओर से। इस बार के बजट में स्टूडेंट को क्या उम्मीदें हैं, क्या बदलाव ये चाहते हैं इस क्षेत्र में जिसकी बात कर रहे हैं, पेपर लीक के मामले जो लगातार सामने आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान का। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से जो राज्य सरकार है उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर के लगातार गंभीर है। प्रधानमंत्री जब राजस्थान में दौरों पर रहते हैं तब उन्होंने जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार पर जम के निशाने साधे भी थे और हमले भी बोले थे, लेकिन अब केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो पेपर लीक के मामलों को लेकर के क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार भी कोई पहल कर सकती है, कोई एजेंसी या कुछ इस तरह का गठन किया जा सकता है, बजट में घोषणा हो सकती है? मुझे लगता है इसमें सरकार को पीपीपी मॉडल पे आना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, जिसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी और अगर प्राइवेट सेक्टर इसका मॉनिटरिंग करेगा तो शायद ये पेपर लीक वाली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। तो ये एक पहल सरकार को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन अखबार में सब जगह मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है पेपर लीक का। प्लस जो बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं वो बहुत हताश होते हैं पेपर लीक होने के कारण। जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार इसमें पहल करे कि अब ये सब चीज़ें जो इस समस्या से निजात मिल जाए? निश्चित रूप से सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जनरली इन्हीं के पेपर लीक का मामला सामने आता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी के भी जीवन के लिए, क्योंकि वो उसका कैरियर की शुरुआत करता है। तो सरकार को इस
तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पेपर लीक के लिए कोई ना कोई कमेटी या कोई इस तरह का पीपी मॉडल जैसे मैम ने बताया कुछ गठन करके तो इसको पेपर resolve लीक जैसे किया मुद्दे पर जाना सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, ये कह रहे हैं कोटा के वासी शाकिर। बने रहिए, आपका रुख करेंगे मनीष के पास, लिए चलते हैं, न्यूज रूम में मौजूदगी है। और मनीष से आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि इस बार का बजट कैसा हो। खास तौर पर मनीष, आप भी युवा हैं और आप बखूबी समझा पाएंगे कि इस बार का बजट युवाओं के हित में किस रूप में होना चाहिए और उन्हें किस रूप में राहत मिल सकती है। जी 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 मनी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ा बात तो ये है कि एक इंटरिम बजट है, लेकिन अगर पिछले कुछ समय से देखें, 2019 के इंटरिम बजट को देखें तो वो परंपरा मोदी सरकार में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने तोड़ी थी कि ना सिर्फ इंटरिम बजट था बल्कि एक तरह से उसको फुल बजट की तरह पेश किया गया था। मतलब मोदी सरकार कॉन्फिडेंट थी कि वो वापस 2019 में वापसी करने वाली है और उस हिसाब से बड़ा इलेबोरेटेड बजट पेश किया गया था। आमतौर पर माना जाता है कि इंटरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होती। सरकार के जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसके 2-4 महीनों का ज़रूरी खर्चों को लेकर के एक ब्यौरा होता है, उसकी मंजूरी तरह से वोट ऑन अकाउंट जिसे कहते हैं वो होती है। लेकिन पिछले इंटरिम बजट को देखा गया था कि कई घोषणाएं भी देखने को मिली थी, वो उड़ान स्कीम को लेकर हो या फिर EPS जो EWS कैटेगरी उसमें 25% सीट रिजर्व करने की बात हो, या फिर इनकम टैक्स की जो छूट थी वो मिडिल क्लास को राहत देते हुए, आपको याद होगा मनी, 5 लाख तक की उस रिबेट जो स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया था। पिछला बजट जब निर्मला सीतारमण ने पेश किया था फुल बजट 2023-24 का, तो उसमें इनकम टैक्स को रिवाइज करके 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। एक नई टैक्स रिजीम उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने कार्यकाल में। और सबसे बड़ी खास बात ये होगी, जब आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे तो लगातार 6ठी बार वो बजट पेश करेंगी और मोरारजी देसाई के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री होंगी। ये दर्शकों की जानकारी के लिए। अब आपने पूछा मनी कि क्या कुछ खास इसमें हो सकता है, थोड़ी देर पहले आप एक्सपर्ट से, भार्गव साहब से, आप मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा पुश इस बजट में देखने को मिलेगा। 60 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में और 1.2 बिलियन, करीब करीब 1.25 अरब आबादी हमारी इस वक्त फोन होल्ड करती है। उनके पास फोन की जद में वो लोग हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो 2023 का साल माना गया, जो जनरेटिव AI का माना गया, जिसमें कंटेंट को लेकर के AI ने बड़ा काम किया और बड़ी इनहेंस हुई, तो ये साल भी AI मॉड्यूल्स को डेडिकेट हो सकता है। कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, परिवहन के क्षेत्र में देखें, निश्चित रूप से AI को और पुश इस बजट के जरिए देखने को मिल सकता है। और AI जब तकनीक की बात होती है तो निश्चित रूप से युवाओं से जुड़ा हुआ एक सीधा का सीधा मुद्दा है, जिसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी तकनीकी रूप से, और इसी से जुड़ा शिक्षा भी एक बड़ा पहलू है। हायर एजुकेशन इसमें एक बड़ा टेक्निकल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो तमाम जो पहलू है युवाओं से जुड़े हैं निश्चित रूप से। और अभी जब ये बजट पेश होने जा रहा है, आपको याद होगा 25 जनवरी को ही करीब करीब 1 करोड़ युवा मतदाताओं तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बात की थी उनसे, और उनसे कहा था कि आगे का भविष्य आपके हाथों में। और बार बार वो विकसित भारत संकल्प की बात वो जब करते हैं तो युवाओं तक आउटरीच उनका हर कार्यकाल में बढ़ते, और जब वो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे युवाओं से खासा उनका संवाद रहा है और उनकी जरूरतों पर वो खासा गौर करते थे।